हेलो स्टूडेंट्स, हमारी क्लास में चल रहा था। हमने पिछले क्लास में कार्बोक्सिलिक अम्ल की केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे, जिसमें से हम देख चुके थे कि किस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल से एसिड हैलाइड का निर्माण होता है, किस तरह एस्टर का निर्माण होता है, एमाइड का निर्माण होता है। ठीक है, ये सब हम देख चुके थे। आज हम देखेंगे विकार्बोक्सिलीकरण कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में डिकार्बोक्सिलेशन या विकार्बोक्सिलीकरण कैसे संपन्न होता है। तो सबसे पहले तो देखो, ये विकार्बोक्सिलीकरण किसे कहते हैं। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल में से CO2 गैस निष्कासित हो जाती है तो इसे कहते हैं विकार्बोक्सिलीकरण। क्या? जब कार्बनिक यौगिक में से CO2 गैस निष्कासित हो जाती है तो इसे कहते हैं विकार्बोक्सिलीकरण। कैसे? देखो, ये है हमारे पास में कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, अगर इसको हम सोडा लाइम की उपस्थिति में गर्म करें, सोडा लाइम क्या होता है? NaOH प्लस CaO। तो यहां से क्या निकल जाएगी? CO2 निकल जाती है और क्या बच जाता है? हमें एल्केन मिल जाता है। ठीक है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को सोडा लाइम की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, NaOH प्लस CO की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो इसमें से CO2 निष्कासित हो जाती है। ये कैसी होती है? गैस ये। ठीक है, और हमें क्या मिल जाता है? एल्केन मिल जाता है। सामान्यतया जो ये विकार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया है, ये कैसे आयन में होते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन में होती है। जैसे हमारे पास है ये सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन। किसमें संपन्न होती है? सामान्यतः ये कार्बोक्सिलेट आयन में ये संपन्न होती है, कार्बोक्सिलेट लवण में ये संपन्न होती है। जैसे यहाँ हमारे पास है सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन। अगर इसको हम सोडा लाइम की उपस्थिति में गर्म करें, NaOH प्लस CaO, तो यहां से CO2 गैस निष्कासित हो जाती है और हमें मध्यवर्ती के रूप में क्या मिलता है? ऋणायन मिलता है, कार्बन आयन मिलता है। आगे हम इसकी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? एल्केन मिल जाता है। तो सामान्यतः ये जो विकार्बोक्सिलीकरण की रिएक्शन है वो इस तरह संपन्न होती है कि इसमें से क्या, सबसे पहले लेते हैं हम लवण, कार्बोक्सिलेट लवण, सोडा लाइम की उपस्थिति में इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से CO2 निष्कासित हो जाती है और क्या मिल जाता है? हमें कार्बन आयन मिल जाता है। ठीक है, कार्बन आयन यहाँ इंटरमीडिएट की फॉर्म में होता है। जब इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या मिल जाता है? हमें एल्केन मिल जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विकार्बोक्सिलीकरण के प्रति कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसका पता हम कैसे कर सकते हैं? तो ये डिपेंड करता है कि कार्बोक्सिलीकरण की रिएक्शन में जो बनने वाला कार्बन आयन है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल विकार्बोक्सिलीकरण के प्रति उतना ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की विकार्बोक्सिलीकरण के प्रति रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसकी? इंटरमीडिएट कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के। अब हमें ये पता है कि जो कार्बन आयन है इसकी स्टेबिलिटी किससे बढ़ेगी? इसका स्थायित्व किससे बढ़ेगा? कार्बन आयन है, इसके पास ऋणावेश है, तो ऋणावेश को हमें कम करना है। ऋणावेश को कौन कम कर सकता है या कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कौन बढ़ाता है? तो जो माइनस I वाले प्रभाव वाले ग्रुप या माइनस R वाले ग्रुप, ऐसे ग्रुप अगर यहाँ जुड़े हुए रहते हैं तो वो क्या करेंगे? कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे और स्टेबिलिटी के बढ़ने के साथ ही उससे संबंधित जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। जैसे हम 2-3 एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। जैसे देखो, एक हमारे पास है एसिटिक एसिड। ठीक है, एक है हमारे पास में क्लोरोएसिटिक एसिड और एक है हमारे पास में
ये है एसिटिक एसिड, ये है क्लोरोएसिटिक एसिड, वो है प्रोपियोनिक एसिटिक एसिड। ठीक है, तो देखो यहां पर जब -CO2 होगा तो बनने वाला जो रेनाइन होगा वो क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अगर यह बात करें तो यहां पर क्या होगा, ये होगा। इसे यहां की बात करें तो यहां पर क्या होगा, ये बनेगा विकार्बोक्सीकरण के बाद बनने वाला कार्बोनाइल। ठीक है, तो कार्बोनाइल की बात करें तो यहां पर तो क्या है, मेथिलेनाइन है। इसी तरह देखो यहां पर इस पर क्लोरीन का क्या लग रहा है, -I प्रभाव लग रहा है, जबकि यहाँ CH3 का क्या लग रहा है, +I प्रभाव लग रहा है, और यहाँ हाइड्रोजन का कोई प्रभाव नहीं लग रहा है। तो एनाइन की रिएक्टिविटी कौन बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, ये वाला। अर्थात इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की विकार्बोक्सीकरण के प्रति रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। CH3 +I इफेक्ट लगाता है और +I इफेक्ट कार्बोनाइल की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, तो वो क्या होगा, 3rd नंबर का रिएक्टिविटी होगी उसकी, और ये 2nd नंबर पर होगा। तो इन कार्बोक्सिलिक अम्ल की रिएक्टिविटी देखें तो ये 1st, ये 2nd और ये 3rd नंबर पर होगा विकार्बोक्सीकरण के प्रति रिएक्टिविटी ऑर्डर में। ठीक है, तो इस तरह देखिए ये क्लियर हो जाता है कि कैसे कार्बोनाइल की स्टेबिलिटी से कार्बोक्सिलिक अम्ल के विकार्बोक्सीकरण पर प्रभाव पड़ता है। आगे हम देखते हैं कि जो बीटा कीटो अम्ल होते हैं वो इजीली ही थोड़े से टेम्परेचर पर ही अपघटित हो जाते हैं और CO2 गैस निष्कासित कर देते हैं। कौन, जो बीटा कीटो अम्ल होते हैं वो सामान्य ताप पर ही अपघटित हो जाते हैं और CO2 गैस निष्कासित कर देते हैं, अर्थात विकार्बोक्सीकरण दर्शाते हैं। या कह सकते हैं हम कि जो बीटा कीटो अम्ल होते हैं वो ऊष्मा के प्रति अस्थायी होते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर पे अपघटित हो जाते हैं। देखो कैसे, ये है हमारे पास में बीटा कीटो एसिड। ये बीटा कीटो एसिड है। अब हमें ये पता है, अभी हमने बात की थी कि जनरली विकार्बोक्सीकरण में कौन पार्टिसिपेट करता है, कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, तो अगर हम कार्बोक्सिलेट आयन की बात करें, इसका जो कार्बोक्सिलेट आयन होगा वो क्या होगा, ये होगा। ठीक है, यहां से CO2 गैस निष्कासित होगी इस तरह से। ठीक, उसमें अपघटन ले लिया, सोडा लाइम हमने लिया तो ये अपघटन हो गया और CO2 गैस निष्कासित होने के बाद में ये कार्बोनाइल हमें मिला। देखो इस कार्बोनाइल में रेजोनेंस हो सकता है, यहां चला जाएगा और ये यहां चला जाएगा, तो हमें ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो जो यहाँ कार्बोनाइल बना उसमें क्या घटना घटित हुई, रेजोनेंस की घटना घटित हुई। और हमें ये पता है कि जहां भी रेजोनेंस होता है वहां स्थायित्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ जो बीटा कीटो अम्ल है उसके कार्बोनाइल की स्टेबिलिटी अधिक हो जाती है और अधिक होने के कारण ही वो इजीली विकार्बोक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न करता है। आगे देखो वही एसिडिक मीडियम्स की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस तरह से कीटोन मिल जाएगा। ठीक है, तो बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक अम्ल ये भी कार्बोक्सीकरण की प्रोसेस को इजीली संपन्न करते हैं, क्योंकि बनने वाला इंटरमीडिएट कार्बोनाइल आयन रेजोनेंस के कारण ज्यादा स्टेबल हो जाता है और इसके लास्ट में क्या मिल जाता है, कीटोन की प्राप्ति हो जाती है। एक और बात करते हैं हम, जैसे मैलोनिक एस्टर की हम बात करें, मैलोनिक एसिड की हम बात करें, तो ये जो मैलोनिक एसिड है या ये जो बीटा कीटो अम्ल है ये क्या करते हैं, 6 सदस्यीय कार्बन
अणु का एक चक्रीय संरचना का निर्माण करते हैं और इजीली ऊष्मीय अपघटन संपन्न करते हैं और विकार्बोक्सिलीकरण को दर्शाते हैं। कैसे, देखते हैं। ये लिया हमने एसिटोएसिटिक एस्टर एसिड से, जिसकी अभी हमने बात की थी। ये कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा, और ये कार्बन क्या कहलाता है, बीटा। तो इसी की हमने अभी बात की थी कि किस तरह से इसमें क्या होता है कि वो जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है वो क्या कैसे संरचना का निर्माण कर लेता है, रेडियोनेटिक स्ट्रक्चर का वो निर्माण कर लेता है। इसी को हम दूसरे वे में भी देख सकते हैं। देखो कैसे, ये देखो, ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, कि यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, और ये यहाँ शिफ्ट हो सकता है, ये यहाँ शिफ्ट नहीं हो सकता है। रीजन आप बताइए, ऑक्सीजन और कार्बन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है। जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की ओर। ये ऑक्सीजन की ओर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, H+ निकल जाएगा, और H+ निकलने के कारण ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 5, इसलिए ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से CO2 गैस निष्कासित हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 6 सदस्यीय चक्रीय संरचना का निर्माण होता है, 1 2 3 4 5 6। ये 6 के 6 जो एटम्स है, ये एटम चक्रीय संरचना का निर्माण करते हैं, जिसमें कुछ पार्शियली सिग्मा बॉन्ड होते हैं, कुछ पार्शियली पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से CO2 गैस अगर हम चक्रीय संरचना बनाए तो देखो कैसे बनेगी वो। ये है हमारे पास CH3, ये है हमारे पास ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, और ये कार्बन और ये ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ CH2 है। तो देखो ये जो पाई बॉन्ड है ये टूटता होगा, यहाँ पर दोनों के बीच सिग्मा बंध का निर्माण होगा, ये सिग्मा बंध टूटता होगा, यहाँ पार्शियली पाई बॉन्ड बन रहा होगा, और ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये भी टूट रहा होगा, और यहाँ पार्शियली पाई बॉन्ड का निर्माण हो रहा होगा। तो इस तरह से यहाँ पर एक चक्रीय संरचना बन जाती है, और इस चक्रीय संरचना के बनने के बाद यहाँ CO2 गैस निष्कासित हो जाती है, और हमें क्या मिल जाता है, ये मध्यवर्ती उत्पाद हमें मिलता है। देखिए कैसा, ये क्या है, इनॉल है, इन प्लस ऑल, इनॉल, इनॉल किस में चेंज हो जाएगा, कीटो में चेंज हो जाएगा, और इस तरह से हमें क्या मिल जाता है, कीटोन मिल जाता है। ठीक है, तो अभी जब हमने बीटा कीटो अम्ल की बात की थी, एसिटोएसिटिक एस्टर की बात की थी, तो दो तरह से हमने उसमें विकार्बोक्सिलीकरण समझा। एक तो कि किस तरह 6 सदस्य चक्रीय संरचना का निर्माण होते हुए विकार्बोक्सिलीकरण यहाँ संपन्न होता है, इसलिए भी यहाँ इजीली विकार्बोक्सिलीकरण हो जाता है, और एक बनने वाला इंटरमीडिएट कार्बन आयन भी रेजोनेंस के कारण स्टेबल हो जाता है, इसलिए भी यहाँ इजीली विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है। यही बात जिस तरह यहाँ एसिटोएसिटिक एस्टर में हुई, वही बात क्या होती है, मैलोनिक एस्टर में भी संपन्न होती है। अब हमें पता है कि मैलोनिक एस्टर नहीं, सॉरी मैलोनिक एसिड, देखो ये बन गया आपका मैलोनिक एसिड, करेक्ट। जब मैलोनिक एसिड बन गया है तो ये देखो यहाँ पर CH3 की जगह क्या आ जाएगा, OH, यहाँ पर भी CH3 की जगह क्या आ जाएगा, OH, यहाँ पर भी CH3 की जगह क्या आ जाएगा, OH, और ये हमें मिल जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल में विकार्बोक्सिलीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब रिडक्शन होता है तो क्या होता है। तो देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का रिडक्शन होने पर ये किस में चेंज हो जाता है, अल्कोहल में चेंज हो जाता है। जैसे हमने लिया ये कार्बोक्सिलिक अम्ल, देखो अगर B2 एसिड की उपस्थिति में इसमें अपचयन करवाए या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में इसमें अपचयन करवाए या उत्प्रेरकीय अपचयन करवाए, तीनों की उपस्थिति में यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, अल्कोहल अल्कोहल अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन से हमें क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल की प्राप्ति होती है, चाहे वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करवाए या फिर हाइड्राइड की उपस्थिति में करवाए या बोरोहाइड्राइड की उपस्थिति में करवाए या उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण करवाए, तीनों ही कुछ भी ले हम तो सब में क्या प्राप्त होगा, हमें अल्कोहल की प्राप्ति हो जाती है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। थैंक यू।